हेलो एवरीवन, श्री कृपा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि HPAS का हिंदी मेंस जो है वो 25 को है और उसके लिए हमने हिंदी की एक सीरीज चलाई हुई है। पहले भी हमने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुख्य आकलन के नाम से हमने एक मॉक टेस्ट लिया। उस मॉक टेस्ट में हमें हिंदी में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। कुछ बच्चों का ही फोन आया कि सर हिंदी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उन्हीं को देखते हुए हमने हिंदी की ये टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू की है। क्लियर। हमने इससे पहले जो पढ़ा, उससे पहले हमने संधि पढ़ी, विकारी शब्द पढ़े, अविकारी शब्द पढ़े। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube में जाके उनको जरूर देखें। अगर आपका कोई प्रश्न भी होता है तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न भी डाल देना, अदरवाइज नहीं तो आप हमें फोन करके भी पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे समास। समास अगर मैं बात करूं, समास को अलग अलग भागों में बांटा गया। क्लियर। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप, जिसको हम संक्षेप करके लिख सकते हैं उसे हम समास कहते हैं। जैसे कोई बड़ा वर्ड होगा, जैसे कोई विभक्ति चिन्ह होगा, जब उसको हम खत्म कर देंगे, उसको काट देंगे या विभक्ति चिन्ह का लोप कर देंगे और दोनों शब्दों को जब हम संक्षेप इकट्ठा करके लिखेंगे उसे हम समास कहते हैं। आइए समास की तरफ चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर। पहला आया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? सबसे पहले अव्यय की बात आती है। अव्यय क्या होता है? जैसे हमने अविकारी में पढ़ा, अविकारी का दूसरा नाम अव्यय होता है कि जिसका रंग, रूप, लिंग, आकार, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो यहां पर कहते हैं अव्यय भाव समास की कुछ विशेषताएं हैं। इसकी 4 विशेषताएं क्या है? इसका पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे माना कि आगे राम है, पीछे वरुण है, तो आगे जो शब्द होगा, जो आगे जो पर्सन होगा वो हमेशा प्रधान रहेगा। तो यहाँ राम प्रधान रहेगा, मतलब इसका पहला पद प्रधान होगा। पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय होगा। साथ यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, इस पे ध्यान मत देना। पहला पद अव्यय होगा, उपसर्ग के युक्त होगा और पुनरावृत्ति होगी। इसकी बार बार पुनरावृत्ति भी हो सकती है। आइए उदाहरण के तौर पे हम चलते हैं। पहला है हमारा यथाशक्ति। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति कैसे बना? शक्ति के अनुसार। और हमें बीच में क्या दिखा? विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। जब हम इसका लोप कर देंगे और यहां पे जो पहला पद है शक्ति, क्लियर, इसके क्या लिखा है साथ में? पुनरावृत्ति भी हो सकती है, मतलब ये बदल भी सकता है। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अगर यथाशक्ति आएगा, यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। तो यथा योग्य क्या हुआ? यथा पहला पद प्रधान हुआ। क्लियर। तो योग्यता के अनुसार पहला पद प्रधान निकल रहा है, तो ये भी किसमें चला गया? अव्ययी भाव समास में। वैसे हमें देखने को मिलेगा यथे इच्छा, ये पेपर में पिछली बार पूछा भी गया, पिछली से पिछली बार पूछा गया, इच्छा के अनुसार। तो यथे इच्छा भी जो आएगा अव्ययी भाव समास ही होगा। उसके बाद मैं बात करूं यथा अनुसार। यथा अनुसार तो मतलब जैसा है उसी के अनुसार। तो यथा अनुसार भी किसमें चला जाएगा? अव्ययी भाव समास में। आ गया था प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या होता है? हर दिन या प्रत्येक दिन। तो प्रतिदिन भी अव्ययी भाव समास में ही हमें देखने को मिलेगा। आइए आगे देखते हैं प्रतिपल। प्रतिपल, तो प्रतिपल का क्या होगा? हर पल, क्योंकि इसका क्या होगा? पहला पद प्रधान। पहला पद प्रधान, तो पहला पद प्रधान किसका होता है? अव्ययी भाव समास का। तो ये भी अव्ययी भाव समास का चला गया। प्रत्येक दिन, हर दिन, तो प्रत्येक दिन, हर दिन भी किसी में चला जाएगा? अव्ययी भाव समास में। अमरण, मरने तक, तो अमरण में हमें जो देखने को मिलेगा अव्ययी भाव समास में ही मिलेगा। आजीवन मतलब पूरा जीवन, जीवन रहने तक, तो जीवन रहने तक भी किसमें चला गया? अव्ययी भाव समास में। नीरस, बिना रस के, नीरस भी जाएगा अव्ययी भाव समास में, क्योंकि पहला पद क्या है? नी। पहला पद है नी, और नी क्या है? यहां पे प्रधान हमें देखने को मिल रहा है। यहां पे भी नी आ रहा है। निरोग, बिना रोग के, रोग रहित, बिना रोग के या रोग रहित। निरोग भी किसमें चला जाएगा? अव्ययी भाव समास में। उसके बाद देखिए सानुज। सा का मतलब सहित, अनुज के साथ, अनुज के साथ, तो सानुज भी किसमें चला गया? सा। सा का मतलब पहला पद, तो पहला पद इसका प्रधान है, तो ये किसमें चला गया? अनुज के साथ। सपरिवार, जैसे भी शादियों के कार्ड भी आते हैं सपरिवार लिखा होता है, मतलब परिवार के सहित, तो सपरिवार भी किसमें आएगा? अव्ययी भाव समास में। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है बेवजह, बिना वजह के, बेवजह, बिना वजह के, तो बेवजह भी किसमें आ गया? अव्ययी भाव समास में। अगर मैं बात करूं लापरवाह, तो लापरवाह भी चला जाएगा अव्ययी भाव समास में। तो इसमें एक चीज याद रखने वाली है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको अभी तक बताया नहीं। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? प्रति, प्र, आ, नी, सा, स, बे, ला, ये क्या है?
आभ्य। मैंने आपको क्या बताया, अव्ययीभाव समास बन रहा है ना। आभ्य क्या होता है, जिसका, क्योंकि इनकी अगर बात की जाएगी, इनका रंग रूप आकार लिंग वचन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अभ्यय क्या बोलता है कि जिसका रंग रूप आकार लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। तो जिनका परिवर्तित नहीं होगा वो किसमें चला जाएगा, अव्ययीभाव समास में। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। आइए आगे चलते हैं। द्विगु समास, जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक और दूसरा पद प्रधान होता है। क्योंकि हमें यहां पे क्या मिल रहा है, द्वि, तो द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और गु का मतलब क्या होता है, गाय, दो गाय, मतलब दो गाय। यहां पे कहीं ना कहीं समूह की बात की जा रही है। तो इसका पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद कहीं ना कहीं समूह का बोध करवाता है। किसका, समूह का। याद रखना, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं समास में। तो दूसरा पद इसका पहला पद जो अब संख्या बताएगा, दूसरा पद इसका प्रधान होगा और साथ ही साथ किसी ना किसी समूह का बोध करवाएगा। जैसे त्रिलोकी, त्रि का मतलब क्या है, तीन, लोकी का मतलब लोक, तीन लोक, तीनों लोक वाला। क्लियर। आगे द्विपद या त्रिलोकी को यही बोल सकते हैं तीन लोकों का स्वामी, तीन लोकों का स्वामी। द्विपद, दो पद, इसमें क्या है, पहला पद क्या आ रहा है, द्वि का दो, और दूसरा पद क्या आ रहा है, प्रधान। दूसरा पद कहीं ना कहीं समूह का बोध करवा रहा है, तो द्विपद। आगे त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला, तीन नेत्र वाला। तो पहला पद इसका क्या रहा है, संख्यावाची, और दूसरा पद इसका प्रधान, और कहीं ना कहीं समूह का बोध करवा, क्योंकि तीन, अगर एक नेत्र होता है समूह नहीं होता। यहां तीन नेत्रों की बात की जा रही है। षड दर्शन, आगे आ गया षड दर्शन, मतलब षड का मतलब छह, छह दर्शन। तो छह दर्शन क्या हुआ, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद क्या हो गया, प्रधान, मतलब छह दर्शन देने वाला। द्विरथ, मतलब दो रथ, पहला पद क्या आया, संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, दो रथ। त्रिशूल, त्रि का मतलब तीन, शूल का मतलब शूल, तो त्रिशूल मतलब तीन शूल वाला, तीन शूल मतलब तीन नोक वाला। शूल क्या होती है, त्रिशूल आपने देखा हुआ है। तो त्रि का मतलब त्रिशूल क्या होते हैं, जो उसके आगे के तीखे वाले हिस्से होते हैं उसे हम शूल बोलते हैं। तो तीन नोक वाला अस्त्र, त्रिशूल। उसके बाद हमें देखा है पंचवटी, पांच बट वृक्षों का स्थान या पांच बट वृक्षों का समूह, पांच बट वृक्षों का समूह। वट वृक्ष में क्या क्या आते हैं मैं ध्यान देता हूं। एक तो वड़ आ गई, बट आ गई, आम, पीपल, आपने नाम सुना होगा, बट, आम, पीपल। एक होता है अपना प्लाश, और एक होता है रुंबल। तो ये होते हैं पांच वट वृक्ष। तो पांच वट वृक्षों का स्थान। उसके बाद मैं करूं द्विज, द्विज, ज का मतलब जन्म, मतलब दो जन्म, दूसरा जन्म, जिसको हम, मुझे पहला क्या आया, संख्यावाची द्वि, और जन्म, दो जन्म, दो बार जन्मा, दो बार जन्मा। अभी इसकी मैं शॉर्ट में इसको बता के जाता हूं आपको, ठीक है, कि इसको देखते ही आप कैसे पहचान सकते हैं। मैंने क्या बोला, परिभाषा में थोड़ा सा, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद संख्यावाचक, ये संख्या का बोध करेगा, दूसरा पद प्रधान। जैसे यहां त्रिलोकी, तो तीन क्या है, पहला पद संख्यावाची, और लोकी दूसरा पद इसका प्रधान, जहां पे संख्या का बोध होगा और साथ ही साथ दूसरा पद जिसका प्रधान होगा वो द्विगु समास में जाएगा। आइए आगे चलते हैं। यहां पे सप्त सागर, सप्त सागर, जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं, पहला पद आपने संख्या ही देखनी है और दूसरा पद इसका प्रधान देख रहा है, संख्या हिलानी नहीं है। सप्त का मतलब सात, सागर का मतलब सागर, सात सागर। तो सप्त सागर क्या आ गया, सात सागर, मतलब सात समुंदर। आगे हम बात करेंगे त्रिकाल। तो त्रि का मतलब तीन, काल का मतलब काल, काल क्या होता है, समय। तो त्रि है ही है, एक काल भी हो सकता है। तो ये पर यहां पे त्रिकाल है, परंतु दूसरा पद इसके प्रधानता दी जा रही है, काल मतलब इसके समय को प्रधानता दी जा रही है। एक समय निकल गया है, एक समय चल रहा और एक समय आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो पहला पद इसका संख्या, संख्या देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे दो काल भी होते तब भी आ जाता, भूतकाल या वर्तमान काल। एक काल भी होता तो वर्तमान काल, परंतु यहाँ पे त्रि की इतनी प्रधानता नहीं है। त्रि का जो संख्यावाची रहेगा, तीन भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, एक, परंतु प्रधानता किसकी है यहाँ पे, काल की, समय की प्रधानता है। ठीक है। षडंग, षडंग मतलब छह अंग, छह अंग किसके, वेदों के। छह, पांच, चार भी आ सकते, चार वेद भी आ सकता था, क्लियर, यहां पे आ सकता था। चार अंग मतलब चार मुख्य वेद, क्लियर। पहला पद क्या है, संख्या है, संख्या रहने दो, परंतु यहां पे हमने क्या करना है, दूसरा पद कहीं ना कहीं प्रधान बनाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं त्रिदिन, तीन दिन, तीन दिनों का समूह, क्लियर।
तो पहला पद इसका 3 है, यह 4 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, परंतु यहां पे प्रधानता किसकी दी जा रही है? दिनों की, क्योंकि इसका दूसरा पद जो है वो प्रधान है। चतुष्पद 4 पैरों वाला, 4 पैरों वाला। द्विपद भी होता तो 2 पैरों वाला, परंतु प्रधानता किसको दी गई? पैरों को, तो इसका दूसरा पद प्रधान जब आएगा तो द्विगु समास में चला जाएगा। द्वार्षिक 2 वर्ष, दो क्या द्वार्षिक की जगह क्या होता? 1 वर्ष होता, 4 वर्ष होता। क्लियर? तो यहां पे द्वार्षिक की बात की थी, 2 वर्षों की यहां पे बात की जा रही है। दूसरा पद इसका क्या है? प्रधान है, और पहला पद यहां पे संख्या की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। यहां पे आगे हमें देखने को मिलेगा त्रिनेत्र। यहां पे प्रधानता किसको दी जा रही है? नेत्रों को, आंखों को यहां पे प्रधानता दी जा रही है। कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सप्त ऋषि, प्रधानता तो किसको दी गई? ऋषियों को, क्योंकि दूसरा पद यहां पे प्रधान मिल रहा है, और ऋषि कितने हैं? 7, तो 7 ऋषि। आगे आएगा एक मुखी, एक मुखी जिसका एक मुख है, एक मुख वाला आएगा एक मुखी। प्रधानता किसको दी गई? मुख को दी गई, क्योंकि द्विगु समास है और द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद द्विसप्तति, द्विसप्तति मतलब 2 सत्र, 2 सत्र, 2 सत्र मतलब 72। क्लियर? उसके बाद, क्योंकि उसके बाद अगर मैं बात करूं षडवर्ग, 6 वर्ग, 6 वर्ण, षडवर्ण, 6 वर्णों की बात की जा रही है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो प्रधानता किसको दी गई? वर्णों को दी गई, और वर्ण कितने? 6। उसके बाद त्रिभुवन, त्रिभुवन प्रधानता किसको दी जा रही है? भुवन को, और भुवन कितने हैं? 3। जहां पे संख्या की बात की जाएगी और दूसरा पद जहां पर प्रधान मिलेगा वो चला जाएगा द्विगु समास में। आगे हम बात करेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में हमें क्या देखने को मिलेगा? विशेषण और विशेष्य। विशेषण हमने पढ़ा है, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको लंबा करूंगा, क्लियर? मतलब छोटा समझाने की कोशिश करूंगा, परंतु लंबा हो जाएगा तब भी। विशेषण, विशेषण हमने जानता संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, परंतु यहां पे हम एक और शब्द मिल रहा है विशेष्य, और विशेष्य का दूसरा नाम होता है प्रविशेषण। दूसरा नाम है प्रविशेषण। अभी विशेष्य या प्रविशेषण होता क्या है? विशेषण तो हमने समझा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता को बताता है। जैसे संज्ञा की विशेषता मैं बताऊं, चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। संज्ञा क्या हुई? चेतक घोड़ा, क्योंकि नाम की संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रही है, और उसकी विशेषता क्या है? संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या आ गया? विशेषण। पर यहां पे क्या बोला? विशेषण की विशेषता। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और चेंज कर दूं, चेतक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो पहले क्या आया था? तेज आया था विशेषण। अगर विशेषण की विशेषता कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज, तो मतलब विशेषण की जो विशेषता होगी उसे हम विशेष्य या प्रविशेषण कहते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे नील कमल, यहां पे हम देखेंगे नील कमल। यहां पे संज्ञा किसकी हो रही है? कमल की, कमल की संज्ञा हो रही है, और इसकी हम विशेषता बताएंगे, इसकी हम विशेषता बताएंगे, क्योंकि कमल की विशेषता है, और कमल की विशेषता क्या आएगी? कमल क्या है? नीला। नीला क्या आ गया? विशेष्य। नीला क्या हो गया? विशेष्य। विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की। तो नीला कमल। क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं श्वेत पुष्प, श्वेत पुष्प, तो पुष्पों की विशेषता हमने बतानी है, जिसकी हम पुष्पों की विशेषता जब हम बताएंगे तो वो किस में चला जाएगा? कर्मधारय समास की, क्योंकि यहां पे विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है। आगे हमें देखने को मिलेगा सुंदर कन्या। तो यहां पे विशेषण क्या होगा? कन्या। कन्या यहां पे विशेषण देखने को मिलेगा, परंतु कन्या की विशेषता क्या है? जब विशेषण की विशेषता हमें देखने को मिली, कन्या क्या है? सुंदर, और सुंदर किस में चला गया? विशेष्य में। कर्मधारय समास क्या बोलता है कि कभी भी आपको विशेषण या विशेष्य देखने को मिलेगा तो वह कर्मधारय समास में ही आएगा। बड़ा वृक्ष, बड़ा वृक्ष, यहां पे विशेषता किसकी बताई जाएगी? वृक्ष की, और उसकी विशेषता जो बताई जाएगी वो चला जाएगा विशेष्य में। तो बड़ा किस में आ गया? विशेष्य में, और कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक किसमें? समास में। कौन सा समास? कर्मधारय समास। आगे आए कृष्ण गाय, कृष्ण गाय, कृष्ण गाय। गाय क्या हुई? यहां पे गाय की विशेषता बताई कि गाय क्या है? कृष्ण रंग की। कृष्ण क्या होता है? काला, तो गाय क्या है? काले रंग की। मतलब इसकी विशेषता जो बताई जाएगी तो वो किस में चला जाएगा? विशेष्य में। आगे है
लाल गुलाब। अभी गुलाब की कहीं ना कहीं विशेषता बताई जाएगी, क्योंकि गुलाब की विशेषता क्या होगी, विशेष्य, और गुलाब क्या है, लाल हमें देखने को मिलेगा। श्वेत हस्ती, श्वेत हस्ती, और हस्ती को हाथी भी बोला जाता है, ठीक है। और हाथी कौन से कलर का है, श्वेत, सफेद कलर का। तो सफेद इसका जो है वो कलर, यहाँ पे विशेष्य और विशेषण देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करेंगे मंद बुद्धि उच्च शिखर। तो बुद्धि, बुद्धि की विशेषता बताई जाए कि उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी बुद्धि मंद, कम है। तो धीमी बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि बहुत धीरे काम करती है। उच्च शिखर, यहां पे शिखर की विशेषता बताई कि शिखर कितना, जैसे पहाड़ है, पहाड़ का शिखर क्या है, ऊंचा। तो उच्च, उच्च किस में आ गया, विशेष्य में, और शिखर किस में आ गया, विशेषण में। आगे हम बात करेंगे तत्पुरुष समास। यहां पे कहीं ना कहीं हमें कारक देखने को मिलेंगे, कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे, और उनका हम क्या करेंगे, लोप कर देंगे। तत्पुरुष समास की अगर मैं बात करूं तो इसको अलग अलग भागों में यहां पे बांटा हुआ है। कर्म तत्पुरुष समास, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। क्लियर। यहां पे क्या होता है, विभक्ति चिन्ह, जैसे कर्म को, का, के, को, ये सारे किस में आ रहे हैं, तत्पुरुष में। कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, मतलब अपादान से का यूज कब होगा, अलग होने के लिए। क्लियर। जब हम किसी चीज से जुदाई करेंगे, जैसे मैं बात करूं रोग रहित, रोग से रहित मतलब रोग से अलग हो रहा है, तब होगा अपादान तत्पुरुष का समास। उसके बाद संबंध में क्या आएगा, का, के, की, संबंध में क्या आ गया, का, के, की। उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष समास की बात करूं तो इसमें में या पर का यूज होगा, जो विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। और विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह का जो दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, परसर्ग। उपसर्ग, प्रसर्ग, प्रत्यय। यहां पे कंफ्यूज मत होना। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं। और प्रसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के बीच में लगते हैं। आइए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मुझे लगता है डिटेल में पढ़े कि तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा। कर्म तत्पुरुष समास, को प्रसर्ग विभक्ति का कारक चिन्ह का लोप होता है, तो को प्रसर्ग इसमें हमें देखने को मिलेगा। और को प्रसर्ग का जब हम लोप कर देंगे, जब उसको इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि समास क्या होता है, संक्षेप, इकट्ठा करके लिखना। तो यहां पे को प्रसर्ग का हम जब लोप कर देंगे, इकट्ठा इसको लिख देंगे, तो ये किसमें चला जाएगा, तत्पुरुष समास में। जैसे बस को चलाने वाला, यहां पे थोड़ा इसको यहां रखना, बस को चलाने वाला, बस चालक, संक्षेप छोटे में आ गया। को का हमने क्या किया, लोप कर दिया। जब बस चालक आएगा कि बस को चलाने वाले को ही हम बस चालक कहते हैं, और बस चालक इसमें आएगा तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास में, या ओनली तत्पुरुष समास आप बोल सकते हैं। वहां पे अलग अलग ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगी। आगे आता है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। वैसे गगन चुंबी जो है वो ऊंची बिल्डिंगों को भी बोला जाता है। जैसे मैं बात करूं दुबई के बुर्ज खलीफा की, उसे भी गगन चुंबी के नाम से ही संबोधित किया जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और कहीं ना कहीं गगन को चुंबती है। तो को हम यहां क्या कर रहे हैं, को का लोप करके इसको इकट्ठा लिख रहे हैं, गगन चुंबी। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो को का हम लोप कर देंगे और इसको इकट्ठा कर देंगे, स्वर्ग प्राप्त, और ये किसमें चला जाएगा, तत्पुरुष समास में। माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। अगर मैं माखन को चुराने वाले की बात करूं तो को का यहां लोप करके माखन चोर करके इसे संक्षेप में लिख सकते हैं, और ये किसमें चला जाएगा, तत्पुरुष समास में। अभी इस पे थोड़ा सा जोर डालेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे आएगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट आ गया कि बस चालक में कौन सा समास है, तो इसको हम जब तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो बस चालक को हम क्या बोलेंगे, बस को चलाने वाला। और यहां पे हमें क्या दिख रहा है, को दिख रहा है, और को किस में आ रहा है, यहां पे तत्पुरुष समास में। और जब तत्पुरुष समास में तो सीधा दिमाग में आ जाएगा कि ये तो तत्पुरुष समास है, इसलिए तत्पुरुष समास हम इजीली इसको टिक कर सकते हैं या लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। और करण में क्या लगता है, इसमें से या द्वारा, से या द्वारा का यूज होता है, जो यहां पे प्रसर्ग लगेगा, जिसे हम विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह बोलते हैं। मंदाद, मद से अंध, मद से अंधा। क्लियर, मंदाद। तो यहां से हम जब इसका लोप कर देंगे तो मद अंधा, तो मंदाद बन जाएगा। उसके बाद रेखांकित,
रेखांकित, रेखा से अंकित। जब रेखांकित आएगा तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, रेखा से अंकित, और से का जब हम लोप कर देंगे इसे रेखांकित इकट्ठा करके किस में हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास में। हस्तलिखित, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ या हाथ से लिखित, ये नॉर्मल सा हो जाएगा। जबकि हस्तलिखित में कौन सा समास है, यहां पे क्लियर हो जाएगा कि यहां कर्ण तत्पुरुष समास की बात की जा रही है, तो तत्पुरुष समास में ही ये आएगा। कष्ट साध्य, कष्ट साध्य क्या होता है, कष्ट से साध्य, मतलब कष्ट को सहने वाला या साधने वाला, कष्ट साध्य होगा। तो से का जब हम लोप कर देंगे तो किसमें चला गया, कष्ट साध्य, और ये किसमें चला गया, तत्पुरुष समास। कौन सा, कर्ण तत्पुरुष समास। आइए आगे इसकी ओर चलते हैं। आगे है संप्रदान को, संप्रदान इसमें क्या आएगा, को। अगर मैं को की बात करूं, को या के लिए आएगा, तो जैसे हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी क्या होता है, हाथों के लिए कड़ी, जिसे हम हथकड़ी बोलते हैं। जब इसको हम जो है डिटेल में लिखेंगे, जब पूरा इसको लिखेंगे तो हथकड़ी को हम लिखेंगे हाथों के लिए कड़ी। के लिए का हम लोप करके हथकड़ी को इकट्ठा कर देंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में कि के लिए जो है वो संप्रदान तत्पुरुष समास में लगता है, इसलिए तत्पुरुष समास में कन्वर्ट हो गया। परीक्षा भवन, तो परीक्षा भवन क्या होता है, परीक्षा के लिए भवन। तो जब के लिए का लोप करके परीक्षा भवन को इकट्ठा कर देंगे और दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि के लिए हमने जो पढ़ा था संप्रदान तत्पुरुष समास में पढ़ा था, इसलिए ये किस में चला गया, तत्पुरुष समास में। हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, के लिए का लोप करके हवन सामग्री को इकट्ठा कर देंगे। जब के लिए का लोप होगा तो किस में आ जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए का लोप करके इसको संक्षेप में लिख के हम क्या कर देंगे, सत्याग्रह। इसके बाद हम इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें से का यूज होता है, परंतु से का यूज अपादान में कब होगा, अलग होने के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में विदाई के लिए या जुदाई के लिए। तो यहां पे हम करेंगे पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब रास्ते से भड़कना, रास्ते से अलग हो गया, तो अलग होने के लिए सामने दिख रहा है। तो जब से का हम लोप करके पथभ्रष्ट इकट्ठा कर देंगे तो ये किसमें चला जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा, अपादान तत्पुरुष समास। उसके बाद ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त कौन सा समास बन रहा है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि ऋण से मुक्त मतलब ऋण से कहीं ना कहीं अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ये किसमें आ जाएगा, तत्पुरुष समास में। क्योंकि अपादान तत्पुरुष समास में जब से का यूज होता है तो से का यूज ओनली अलग होने के लिए किया जाता है। जन्मांध, कि जन्म से ही अंधा, जन्म से ही उसको आंखों से दिखाई नहीं देता, जन्म से अंधा, तो से का लोप करके जन्म अंध हम इकट्ठा कर देंगे तो जन्मांध हो जाएगा और ये आ जाएगा अपादान तत्पुरुष समास में। भयभीत, भय डर, बरस भय से भीत, से को एक अलग करके हम बीत को इकट्ठा कर देंगे, भयभीत, और किस में आ जाएगा, तत्पुरुष समास में। ध्यान रखना समास में मोटा मोटा यही देखा जाता है कि कोई भी दो वर्ण जो होते हैं उसको संक्षेप करके इकट्ठा करके हम दोनों को जोड़कर लिखते हैं। यहां पे कंफ्यूज मत होना, जब पेपर देने बैठते हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपकी बरकरार रहती है। अगर कंफ्यूज होंगे तो पेपर आप गलत कर दोगे, और ये गलती भूल के भी मत करना। उसके बाद अगर मैं बात करूं संबंध तत्पुरुष समास, यहां पे कहीं ना कहीं संबंध का बोध होगा और विभक्तिजन का की के, और साथ में का की के साथ रा री रे का भी विभक्ति चिन्ह यूज होता है। क्लियर। और विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है, परसर्ग, परसर्ग। जैसे गुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, गुड़ दौड़, तो जैसे आएगा गुड़ दौड़ में कौन सा समास है, तो कौन सा आया, घोड़ों की दौड़। और घोड़ों की दौड़ कहां पे है, की का हम लोप करके, क्योंकि का के की का जो यूज होता है वो तत्पुरुष समास में होता है। और कौन सा तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, तो घोड़ों की दौड़ आएगा। पूंजीपति, पूंजी मतलब पैसा, पैसे का पति, पूंजी का पति। अगर मैं पूंजीपति की अगर मैं बात करूं तो पूंजीपति किस में आ गया, संबंध तत्पुरुष समास में। क्लियर। उसके आगे हम बात करते हैं गृहस्वामी। तो गृहस्वामी, तो गृहस्वामी में क्या हुआ, जब हम इसको तोड़ेंगे तो गृह का स्वामी, और का विभक्ति चिन्ह का हम लोप करके इसको संक्षेप में लिख देंगे। और का विभक्ति चिन्ह हमें पता है कि कहां आता है, संबंध तत्पुरुष समास में, इसलिए इसका लोप करके हम इसको इकट्ठा कर देंगे। प्रजापति, अगर प्रजापति की बात करें तो प्रजा का पति, प्रजा का पति इट मीन्स राजा। क्लियर। प्रजा का पति इट मीन्स राजा। का हम यहां पे लोप करके इन दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रजापति। और हमें पता है कि का कहां लगता है, संबंध तत्पुरुष समास में। उसके बाद हम बात करेंगे छठा पॉइंट इसका,
अधिकरण, अधिकरण। और अधिकरण में क्या लगता है? में और पर। एक तो में लगेगा और दूसरा पर लगेगा। क्या? विभक्ति चिन्ह। और विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग। तो जैसे शरणागत, शरण में आगत, शरणागत शरण में आगत। और में यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? विभक्ति चिन्ह। और विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह जब होगा तो उसका सबसे पहले हम लोप करके इन दोनों पदों को मिला देंगे और क्या बन गया? शरणागत। अभी यहाँ पे शरण आगत क्यों नहीं लिखा, शरणागत क्यों नहीं लिखा? ये संधि में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर अभी तक आपने संधि नहीं देखी है तो हमारी पुरानी वीडियो में जाके आप संधि देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब अपनी आत्मा पर हमें विश्वास है। तो आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। क्योंकि मैंने क्या बोला, यहां पे में या पर विभक्ति चिन्ह लगता है। जब पर विभक्ति चिन्ह हमें देखने को मिलेगा उसका हम लोप करके इन दोनों शब्दों को इकट्ठा कर देंगे। आत्मा विश्वास को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन गया? आत्मविश्वास। जलमगन, जल में मगन। जैसे इस बार आया कि मंडी का मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुका है, या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो मंड वाला क्षेत्र है वो भी जलमग्न हो चुका है। तो जल से मगन। तो जल से मगन क्या हुआ? में हमें यहां पे देखने को मिल रहा है तो में का हम लोप करके जलमग्न को इकट्ठा कर देंगे और क्या बन जाएगा? समास। क्योंकि समास का मेन जो अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षिप्त, छोटा करके उसको लिखना है। जो भी बीच की चीज होगी उसको हमने काटना होता है। क्लियर? आइए आगे चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। ये इसका 7वां पॉइंट है वैसे, द्वंद्व समास की ओर। तो द्वंद्व समास में हम यहां पे लिखेंगे द्वंद्व समास को 3 भागों में बांटा गया। इतरेत्य द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम जानेंगे। माता पिता, माता पिता, माता और पिता, दिन और रात। यहां पे मिलेगा फल फूल आदि, दूध पानी विलोम आ गया इसका, सोने का विलोम चांदी। तो यहां पे क्या दिखेगा? और भी दिखेगा, आदि भी लगेगा और इसका जो है विलोम भी हो सकता है। तो यहां पे देखेंगे ना, इतेत्र में और लग गया। क्लियर? समाहार समास में आदि लग गया और वैकल्पिक समास में क्या हुआ? विलोम शब्द जब हमें देखने को मिलेंगे तो वो वैकल्पिक समास में जाएगा। इट मींस कि ये कहीं ना कहीं द्वंद्व समास की ही बात की जा रही है। आइए आगे चलते हैं। आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या बोलता है? मेरा ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, मैं तीसरे पर्सन को मतलब तीसरे पद को मैं कहीं ना कहीं प्रधान कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल राम खड़ा और राम के पास कोई पर्सन खड़ा, फॉर एग्जांपल वरुण नाम है उनका। क्लियर? तो ना मैं प्रधान हूं ना ये प्रधान है, कोई तीसरे पर्सन को हम प्रधान बना देंगे। कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण हमारे पास रहेंगे। नीलकंठ, नीलाकंठ, नीलाकंठ है जिसका, अर्थात भगवान शिव। कहां? मैं नीलकंठ, ना नीला प्रधान वाला ना कंठ प्रधान वाला, प्रधान कौन बन गए? भगवान शिव। जब अन्य पद प्रधान होता है तो वो किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे और मैं बात करूं, ये तो हो गया नीलकंठ। जैसे कुछ शब्द हमें देखने को मिलते हैं दशानन। तो यहां पे क्या होगा? पहला पद दूसरा पद, जब दोनों पद को मिला के दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, कोई अन्य पद प्रधान होगा तो बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। जैसे दशानन, दश का मतलब 10, नन का मतलब मुख, सर। 10 सर है जिसके अर्थात रावण, क्योंकि रावण को दशानन बोला जाता है। तो यहां पे 10 भी प्रधान नहीं हुआ, नन भी प्रधान नहीं हुआ, प्रधान क्या हो गया? रावण। उसके बाद अगर मैं बात करूं पीतांबर, पीतांबर पीले अंबर मतलब वस्त्र है जिसके, अर्थात भगवान विष्णु या अर्थात मां बगलामुखी। क्लियर? तो यहां पे क्या हुआ? ना पीत प्रधान ना अंबर प्रधान, कौन हो गया? भगवान विष्णु प्रधान हो गए या बगलामुखी माता प्रधान हो गई। यहां पे क्या है? गगन चुंबी, गगन चुंबी, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। तो गगन चुंबी क्या है? गगन मतलब आकाश को चुंबन करने वाला, आकाश को चुंबन करने वाला, अर्थात ऊंची इमारत, फॉर एग्जाम्पल बुर्ज खलीफा। क्लियर? तो ये क्या होगा? गगन चुंबी। गगन, ना ही यहाँ पे गगन प्रदान हुआ ना ही चुंबी प्रदान हुई, प्रधान कौन हो गया? बुर्ज खलीफा मतलब ऊंची बिल्डिंग। यहां पे अष्ट धातु, 8 धातुओं से बना, अष्ट पहला पद, धातु दूसरा पद, अष्ट धातुओं से बना अर्थात छल्ला या अंगूठी। तो यहां पे अंगूठी ना अष्ट में दिखाई दे रही है धातु में दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है, प्रधानता किसी और को दे दी। यहां पे श्याम वर्ण, काले रंग धारण करने वाला या काले रंग वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का तो नाम ही लिया यहां पे कहीं भी, श्याम पहला
पद, वर्ण दूसरा पद, इन दोनों की प्रधानता नहीं हुई, प्रधानता किसकी होगी? किसी थर्ड पर्सन की। यहां पे क्या आएगा? फलदार, फल देने वाला अर्थात वृक्ष। तो यहां पे फलदार में वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। फल पहला पद है, दार दूसरा पद है, यहां पे कहीं ना कहीं प्रधानता हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी, तो ये किस में चला गया? किसी अन्य पद में। ये थे हमारे समास, और समास का जो शाब्दिक अर्थ हो क्या होता है? संक्षेप। इसको हम संक्षेप से लिख सकते हैं। ये रहा। इसी के साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं बात करूं लंबोदर, उदर क्या होता है? पेट। लंबा उदर है जिसका, किसका? भगवान श्री गणेश। ना लंबा प्रदान हुआ ना उदर प्रदान हुआ, प्रधान कौन हो गए? भगवान श्री गणेश। बहुत सारे ऐसे हैं त्रिमुख, तीन मुख वाले अर्थात ब्रह्मा। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे शॉर्ट में है, परंतु यहाँ पे आपको ना पहला पद प्रधान दिखेगा ना दूसरा पद प्रधान दिखेगा, मतलब कहीं ना कहीं तीसरे की प्रधानता दिखेगी। ये चला जाएगा बहुव्रीहि समास में। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये समास है, और समास का पहले भी मैंने बताया आपको कि इसका अर्थ क्या होता है? संक्षेप में लिखना। कभी भी जब हम इसको तोड़ेंगे हमें विभक्ति चिन्ह मिलेगा, उस विभक्ति चिन्ह को काट के जब हम संक्षेप में लिख देंगे वो समास बन जाएगा। परंतु कौन सा समास बनेगा इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और साथ में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला ने अपनी एक और ब्रांच रहन में ओपन कर दी है, जिसकी जो बैच बैठ रहा है वहां पे वो बैठ रहा है 25 को, 25 तारीख को हमारा वहां पे बैच शुरू हो रहा है और कॉम्पिटेटिव का। और साथ ही साथ हमारी धर्मशाला ब्रांच में HAS, अलाइड और NT के बैच जो अब शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं या हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय गुरुदेव।